नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हरियाणा में मोदी और शाह ने एक हारी हुई बाजी को अल्टीमेटली जीत लिया, फाइनली जीत लिया। लेकिन क्या मोदी और शाह महाराष्ट्र और झारखंड में भी कुछ ऐसा ही गेम खेलने जा रहे हैं? या अगर महाराष्ट्र की बात करें, खासकर महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे, दो उस्ताद, पुराने उस्ताद, और उनके साथ राहुल गांधी का कॉम्बिनेशन, ये जो महाविकास अघाड़ी है या इंडिया अलायंस आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इसकी हवा है आज ज़मीन पर। तो महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है? क्या एंड वक्त पर मोदी शाह फिर कोई दांव खेल देंगे, या फिर ये जो महाविकास अघाड़ी है इसका जो रथ है आगे निकलेगा जैसे लोकसभा में निकला था? और एक ज़बरदस्त अंतर था लोकसभा में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और मोदी के बीच में। अब सवाल ये भी है कि कितनी सीटें, अगर आज की तारीख में वोटिंग हो जाए तो कितनी सीटों पर महाविकास अघाड़ी खड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी खड़े हैं, कितनी सीटों पर मोदी शाह खड़े हैं, क्या एक्चुअल में स्थिति है, ज़मीन पर क्या स्थिति है, ये मैं टॉप एक्सपर्ट के साथ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप कहेंगे कि आज ही मैं क्यों महाराष्ट्र और झारखंड की बात करने लगा, आज मैं क्यों कहने लगा कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, आज ही क्यों? दरअसल आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव का ऐलान कर दिया, तारीखों का ऐलान कर दिया झारखंड और महाराष्ट्र का। झारखंड में 13 नवंबर को, अगले 13 नवंबर को वोटिंग है, फिर एक वोटिंग सेकेंड फेज़ में 20 नवंबर को है। महाराष्ट्र में सिर्फ एक फेज़ में 20 नवंबर को जो है वो वोटिंग है, और 23 नवंबर, शनिवार 23 नवंबर, आप कह सकते हैं जस्ट महीने भर बाद ही नतीजों का दिन होगा। उस दिन पता लगेगा कि क्या हरियाणा की तरह मोदी जी ने फिर कमाल कर दिया, इस बार रथ फंस गया। अब सारा का सारा अगर ध्यान गए तो देश का फोकस इस वक्त यही है कि शुरुआती दौर में कौन लीड कर रहा है, हु इज लीडिंग, कौन आगे है। क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी का रथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, या इस रथ के पहिए को अमित शाह खींच रहे हैं, मोदी जी खींच रहे हैं? मुझे लगता है कि विधानसभा का मैं जिक्र करूंगा, डिटेल में बातचीत करूंगा, आपको बहुत कुछ आज बताने जा रहा हूं, सीटों का भी थोड़ा बहुत प्रोडिक्शन करूंगा। लेकिन लोकसभा, 4 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ वो थोड़ा सा आप देख लें, पिक्चर क्लियर होगी। महाराष्ट्र जो सबसे अमीर राज्य है हिंदुस्तान का, और उत्तर प्रदेश के बाद सेकेंड बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट, महाराष्ट्र जो जीतता है वो सिकंदर भी बना जाता है, वो सिकंदर भी बनता है, और महाराष्ट्र जो हारता है उसका मुकद्दर कहीं ना कहीं खराब होने लगता है। बहरहाल पिछले लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में 30 सीट्स इंडिया अलायंस महाविकास अघाड़ी ने जीती, जिसमें 13 सीटें कांग्रेस ने जीती, और उद्धव ठाकरे साहब ने भी 9 सीट जीती। उसमें 17 सीट्स जो हैं वो एनडीए को मिली, महायुति जिसे कहते हैं, और जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बीजेपी जो कभी 24-25 सीटें जीता करती थी महाराष्ट्र में, 9 सीट पर आ गई, 09। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, 4 महीने पहले 17 सीट मिली एनडीए को, जिसमें से सिर्फ 9 सीटें बीजेपी की, एक इंडिपेंडेंट की। तो अगर आप 4 महीने पहले मोदी और शाह का अगर आप प्रदर्शन देखें तो पिक्चर अच्छी नहीं, तस्वीर अच्छी नहीं। गुजरात लॉबी के लिए एक बुरी खबर है। अब दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा का झटका खाने के बाद, हरियाणा से सबक लेके इंडिया अलायंस भी थोड़ा संभला हुआ है, और मोदी शाह थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पुराने अंदाज में। तो एक तरफ पुराना अंदाज है, बेअंदाजी है, और दूसरी तरफ एक जीती हुई बाजी हार कर अगला संभला हुआ है। सवाल इस बात का है कि आज जो मैं बताऊंगा आपको कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में कौन आगे, हु इज़ लीडिंग महाराष्ट्र, ये आपको बताने चाह रहा हूँ। और अगर महाविकास अघाड़ी लीड कर रही है तो क्यों लीड कर रही है, उसके कारण क्या हैं, रीजंस क्या हैं? और अगर अमित शाह और मोदी चैलेंज दे रहे हैं तो उसके रीज़न क्या हैं? क्या वाकई कांटे की टक्कर है? और अगर आज वोट हो जाए, आज वोट पड़ जाए, हालांकि वोट 20 नवंबर को पड़ेगा, 23 को नतीजे, लेकिन आज वोट हो जाए, महीने भर पहले वोट पड़ जाए, तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, इनको कितनी सीटें मिलेंगी? 288 के हाउस में, असेंबली में कितनी सीटें मिलेंगी? क्या 145 जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार कर जाएंगे? क्या 155 सीटों पर खड़ी है महाविकास अघाड़ी, या 160-170 तक जा सकती है, या फिर 145 के नीचे है?
और बीजेपी यानी मोदी शाह और उनकी पूरी टीम, उनका जो लाव लश्कर है, क्या वो 150 टच कर सकता है या 125 पर रह जाएगा? ये जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसके बारे में आपको मैं फर्स्ट हैंड एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट ज़ीरो से। टाइगर अशोक वानखेड़े, आप कह सकते हैं, यूँ तो महाराष्ट्र के ही हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने एक उम्र गुजार दी रिपोर्टिंग करते हुए। एक दौरा करके लौटे हैं विदर्भ का, मराठवाड़ा का, मुंबई का, कोंकण एरिया का। उनसे मैं पूछूंगा। और निसंदेह महाराष्ट्र के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक ज़बरदस्त रिपोर्टर सुधीर सूर्यवंशी, वो हमारे साथ मुंबई से होंगे। आज उनका शेड्यूल बहुत बिजी था इलेक्शन की वजह से, वो लाइव हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। टाइगर दिल्ली लौट के आए हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। आखिर तक वीडियो देखेगा अगर सीटों में आपका इंटरेस्ट है। आज की तारीख में किसके पास कितनी सीटें हैं? मेरा आज पहला सवाल जो है वो टाइगर से ही होगा। टाइगर, अब ये बात किस तारीख को चुनाव है, किस तारीख को वोटिंग है, कब नतीजे, तो सब कुछ जाहिर हो गया, सब कुछ जाहिर है। और सीटें भी बटेंगी और सीटें कटेंगी भी, ये सब होगा। सीधे सीधे बताइए, आखिरी में क्यों पूछूं, शुरुआती आपसे करूं और शुरू में ही वो सवाल पूछूं जो आखिर में पूछना चाहिए। ये बताइए 23 तारीख को होने क्या वाला है? 23 नवंबर को जब नतीजे होंगे तो आज हम सवा महीने, 1.5 महीने पहले, हमको क्या लग रहा है, आपकी आंखों को क्या लग रहा है, आपकी जो हाथ हैं, जो उंगलियां हैं, वो कौन सी नब्ज महसूस कर रही हैं? क्या महाविकास अघाड़ी आगे है या महायुति आगे, यानी इंडिया अलायंस आगे है? शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ये आगे चल रहे हैं, या फिर शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की जो तिगड़ी है, त्रिवेणी है, ये आगे चल रही है? देखिए दीपक भाई, 23 नवंबर 2019 को सुबह सुबह शपथ विधि हुआ था। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। वो सरकार 48 घंटे में गिर गई थी, 80 घंटे में गिर गई थी सरकार जी। हाउस को फेस नहीं किया। तो 23 तारीख थोड़ी मनुष्य तारीख है इन दोनों के लिए। Oh my God! ऐसा मैं बोलूं तो कुछ गलत नहीं होगा। हालांकि मैं आंकड़ेवारी पे और उस पे भविष्य पे विश्वास नहीं रखता। अजीत पवार आपकी बात सुनेंगे तो मुझे लगता है आधा गश्त तो वहीं खा जाएंगे कि साहब ये तो 23 तारीख की बात करने लगे। जिस दिन मैं कुछ घंटों के लिए मुख्यमंत्री बना था, उसी तारीख को फैसला आना है। मैंने क्या कहा, गश्त खाने के लिए आपको होश में होना होता है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद, खासकर बारामती के नतीजों के बाद, जो अजीत पवार गश्त खाए हुए हैं, अभी तक होश में नहीं आए। सवाल वो है, महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र है, ये अलग अलग रीजन से आया हुआ है, इसकी तासीर अलग अलग है। मराठवाड़ा में मराठा आंदोलन बहुत तेज है, वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। वहां ओबीसी नॉन ओबीसी होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विदर्भ में ओबीसी की तादाद ज्यादा है, लेकिन विदर्भ का डीएनए कांग्रेस का है, जो विदर्भ ने इस बार दिखा दिया। एंटी इनकम्बेंसी है और रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। हाँ, बहुत सारी चीजें, खासकर 1500 रुपए महिलाओं को जो लाडली बहना है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा रहेगा। मैं एकदम इसको रूल आउट नहीं करता, थोड़ा रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं रहेगा कि कुछ सीटों में वो परिवर्तित हो। हाँ, कुछ जगह पे होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है अभी बहुत अच्छी तरह से एज जो है वो इंडिया गठबंधन को दिखता है। महायुति में बहुत झगड़े चल रहे हैं। महायुति में पहली बार अमित शाह के सामने किसी ने बोलने का प्रयास किया, मतलब डिमांड करने का प्रयास किया। अमित शाह के यहाँ सिर्फ याचक बन के जाया जाता है, जो मिला तो भला, नहीं मिला तो भला। तो वहां उन्होंने बोला कि आप मुझे 100 से ज्यादा सीटें दीजिए, क्योंकि बीजेपी का स्टेक बहुत कम है। सुधीर भाई की स्टोरी है, बीजेपी का स्टेक बहुत कम है। विद थैंक्स टू सुधीर भाई, मैं आपकी स्टोरी, मतलब ये बात एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से कही कि आप मुझे भैया ज्यादा सीटें दे दो, बीजेपी की औकात, बीजेपी की हालत बहुत बुरी है। जितनी ज्यादा सीटें लड़ोगे, जितना आप ज्यादा हारोगे। लोग मेरे साथ हैं, तो यदि आपने मुझे 120 130 सीटें दी तो एक एडवांटेज होगा हमारे लिए। और दूसरी बात, यदि आपने मुझे मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया तो 288 सीटें लड़ूंगा फिर मेरी ताकत से, जैसे मैंने मेरा लोकसभा लड़ा। तो ये, लेकिन वो अमित शाह है, उन्हें सुना तो लिया, क्योंकि मजबूरी है, अब इस टाइम पे कुछ एक्शन तो ले नहीं सकते। तो उन्होंने कहा वो तो सब अपनी जगह पे ठीक है, सीटें तो उतनी ही मिलेगी जितनी हमने सोची थी, लेकिन आप अपने विधायकों को संभाल लीजिए, क्योंकि आपके विधायकों के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है। आप ज्यादा सीट मांग रहे हैं, लेकिन जो 40 है आपके पास, जो भी 30-40 जो आए हैं, वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो आप उम्मीदवार बदलिए। तो ऐसा एक दूसरे को नसीहत दिए जा रहे हैं। अजीत पवार को अभी समझ में नहीं आ रहा है, अजीत पवार का खेमा बिल्कुल चुप है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि हम लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं तो कितने पे लड़ रहे हैं।
जी, महाविकास आघाड़ी में बाय एंड लार्ज भी शरद पवार जो कहेगा वो होंगे, लेकिन शरद पवार दादागिरी से नहीं कहेंगे, कन्विंस करके कहेंगे। शरद पवार का जितना कंट्रोल अपने पार्टी पे है, उतना जी। ही वो इन्फ्लुएंस उद्धव को कर सकते हैं। और जो महाराष्ट्र में नेता घूम रहे कांग्रेस के, उनको मालूम है शरद पवार को कि कांग्रेस की बात कहाँ मनवानी है। टाइगर कह रहे हैं कि साहब जो इंडिया गठबंधन है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी यानी कांग्रेस, इन तीनों का अभी तक दबदबा है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि साहब जो झगड़े हैं दोनों तरफ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा झगड़े जो हैं वो महायुति में, यानी जो एनडीए की टीम है जिसमें आप कह सकते हैं एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, फडणवीस, इनमें झगड़े ज्यादा है। और शिंदे का तो आलम यह है, टाइगर कह गए इतनी ज्यादा बेअंदाजी है कि वो अमित शाह से उलझ गए। और सच्चाई है कि आज अमित शाह से हर कोई डरता है। सुधीर जी, ऐसी कोई सीट नहीं और ऐसा कोई नेता नहीं जिसको आप जानते नहीं। सीटों के सारे समीकरण आपको पता है, आपको सारे नेता की कुंडली मालूम है, आपको सारे गुणा भाग मालूम है। तो आपसे जो कुछ भी सवाल करूं जवाब तो आप देंगे, लेकिन मैं एक मुश्किल सवाल कर रहा हूं जिसको आप हमेशा फ्लिक कर जाते हैं, जिस पर आप जवाब नहीं देते। और मैं वही सवाल करूंगा जिसमें आप अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो मेरा सवाल आपको अनकंफर्टेबल करने वाला शुरू में। मुझे ये बताइए, छोड़िए किसको क्या मिलेगा, कौन सी सीट किसको जाएगी, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है बातचीत जो आप कर रहे हैं, आप तमाम सीटों पर जा रहे हैं, क्षेत्रों में लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ये आपको भारी लगती हैं, या एकनाथ शिंदे आपको लगता है बाउंस बैक करेंगे? देखो दीपक जी, मैंने पहले भी लोकसभा के टाइम में हम शो करते थे, उसी वक्त भी कहा था कि महाराष्ट्र में दो ही मास लीडर है, उनकी अपील चलती है, वो एक शरद पवार एक है और दूसरे उद्धव ठाकरे, बाकी तो मैनेजर है। मैनेजर कितना मैनेज कर पाएगा उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड है। एकनाथ शिंदे ने काफी चीजें मैनेज की थी लोकसभा में, इसकी उनकी ठीक ठाक सीट आई, लेकिन बीजेपी मैनेज नहीं कर पाई, अजित पवार मैनेज नहीं कर पाया, तो उनका सुपड़ा साफ हो गया लोकसभा में। मुझे लगता है इस इलेक्शन का सबसे बड़ा टेक अवे लोकसभा का आज का जो है कांग्रेस का रिवाइवल। कांग्रेस की जो वोट बैंक थी, दलित, मुस्लिम और आदिवासी वापस आना, ये सबसे बड़ा सिरदर्द भारतीय जनता पार्टी के लिए। जितना कांग्रेस बढ़ेगी उतनी भारतीय जनता पार्टी उतने मेरे ख्याल से जोर से नीचे जाएगी और वो एक फाउंडेशन रचेगी। कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल लाने के एक बड़ा फाउंडेशन महाविकास आघाड़ी के लिए होगा कि उसके ऊपर उद्धव ठाकरे, शरद पवार की कुछ सीटें आएगी तो बिल्कुल सत्ता के बिल्कुल नजदीक महाविकास आघाड़ी रहेगी। दूसरी अहम बात, जैसे जो मराठवाड़ा सोचता है, उत्तर महाराष्ट्र सोचता है, विदर्भ सोचता है, वो बॉम्बे सोचता नहीं, बम्बई सोचते नहीं। हर रीजन की अलग एक खासियत है। महाराष्ट्र इज अ स्टेट विद इन द स्टेट, लाइक यूरोप, यू कैन कॉल इट महाराष्ट्र यूरोप कंट्री, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट जोग्राफिकल थिंग्स, तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत अलग रहता है। इसलिए महाराष्ट्र में एक मोदी और शाह की छड़ी चल जाएगी, सब चीज ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे अलग अलग डायनामिक्स, सोशल डायनामिक्स, अलग अलग इकोनॉमिक डायनामिक्स से उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। वो जानने वाले सिर्फ महाराष्ट्र में गिने चुने लोग हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो ताकतवर आज महाराष्ट्र का नेता वो शरद पवार है। और कांग्रेस, लेकिन आपको सुधीर जी पूरा महाराष्ट्र घूमने के बाद आपने तो कम से कम लोकसभा और अब ये जो आज इलेक्शन अनाउंस हुआ है, कम से कम 2 चक्कर आपने महाराष्ट्र के काट दिए, चाहे विदर्भ हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे कोंकण इलाका हो, आप तो घूमते रहते हैं। मुझे एक लाइन के अंदर बता दीजिए कि एज एकनाथ शिंदे की है, चेले की है, या उस्ताद की है? उद्धव ठाकरे की कुछ ज्यादा एज है, किसको एज है? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस, या एनडीए? देखो दीपक जी, महाराष्ट्र में घुमा हर तबके के साथ बात होती रहती है, तो उसमें एक ही चीज है, जो गुस्सा भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। और लाड़की बहना की वजह से कमर्स लोगों के अकाउंट में थोड़े पैसे जा सकते, लेकिन उसका जो एंटी डोज है, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास, जो बीजेपी का मिडिल क्लास था, वो डिस्टर्ब हो गया है। उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो इनकम टैक्स का पैसा है वो मुफ्त में सरकार दे रही है, मुफ्त में टोल माफी कर रही है, काफी जो लोगों को पैसा दे रही है, तो हमारा पैसा जा रहा है। तो वो भी एक क्लास, जो बड़ा वर्ग है, जो इन्फ्लुएंसर क्लास है, वो भी डिस्टर्ब है इन चीजों की वजह से। और दूसरी, वो भी सोचता है कि महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, बड़ा स्टेट, फाइनेंशियल स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल यहाँ पे, वो स्टेट जब बीमारू स्टेट में जाएगा तो हमारी हालत क्या होगी, तो उसका भी सोच वो लोगों क्लास में। इसी वजह से मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अभी भी बिल्कुल ग्राउंड पे है। और एक दूसरी उम्मीद
लोगों को लगता है कि हमने इनमें लोकसभा को हराया, तो विधानसभा हम क्यों नहीं हराया, ये भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस लोगों में दिखता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छा तर्क आपने दिया। आपने कहा कि अगर हम लोकसभा जीते हैं, और लोकसभा कोई 4 साल पहले चुनाव नहीं हुआ था, 4 महीने पहले हुआ था, तो 4 महीने पहले अगर हम मोदी के जो मोदी के नाम पे जो चुनाव लोकसभा का लड़ा गया, अगर हम मोदी को हरा सकते हैं तो क्यों नहीं हम विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं जहां टीम कमजोर है। टाइगर, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा था, क्योंकि आपको भी महाराष्ट्र उतना ही अच्छा मालूम है जैसे सुधीर जी को मालूम है, दोनों ही आप लोग महाराष्ट्र के हैं। क्या जिस तरह से महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स कि चाहे एक फैक्ट्री गई, फिर हवाई जहाज बनाने वाली फैक्ट्री गई, फिर चिप कंडक्टर वाली फैक्ट्री गई, फिर कोई और फैक्ट्री गई, तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स मोदी जी पिछले बार से गुजरात ले गए थे। यहां तक कि जो आपका हीरे का जो पूरा व्यापार है उसको भी धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है मुंबई से सूरत की तरफ। और ये भी बात चल रही है कि साहब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर बाजार है वो भी शिफ्ट हो सकता है। तो एक तो बहुत से प्रोजेक्ट गुजरात लिए जा रहे हैं, और गुजरात के लोग ही डोमिनेट कर रहे हैं, वो चाहे गौतम अडानी हो, चाहे वो मुकेश अंबानी, और अब तो गैंगस्टर भी जो गुजरात के मेहमान हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम, और वो जो दौर था मुदलियार वरदराजन का, वो सब खत्म होता जा रहा है। अब तो गैंगस्टर भी साहब मेहमान हैं गुजरात के। गुजरात हर जगह है, धारावी भी गुजरात का ही आदमी बनाएगा, गोली भी गुजरात वाला ही चलाएगा वहीं से। आपको लगता है कि ये सारी चीजें, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, ये सब मिला दिया गुजरात का, ये जो आप कह सकते हैं जो ढोकला बन रहा है गुजरात का, जिसमें माफिया भी है, बिजनेसमैन भी है, प्रोजेक्ट्स भी है, शेयर मार्केट वाले लोग भी हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या जमीन पर महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस गुजरात सेंटिमेंट्स हैं या नहीं? दिल से एक जवाब चाह रहा हूं, मराठा वर्सेस गुजरात है कि नहीं है, या नहीं है? मैं गलत सोच रहा हूं? भयानक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत पे हमला किया था, उसका बदला ले रही है गुजराती। 3 बार किया था, उसका गुजराती हमला ले रहे। दूसरी बात, आपने कहा कि ये सब मसाले वसाले ढोकला, तो अब ढोकले की भाषा में सुनो आप। ढोकला जो है वो चटनी के साथ खाया जाता है, विदर्भ के सावजी रस्से के साथ नहीं खाया जाता, या कोल्हापुर का तांबड़ा पांडरा रस्सा उसके साथ नहीं खाया जाता। तो ये ढोकला चलेगा नहीं, इतना याद रखिए। ये ढोकला मुंबई में नहीं चला जहां ढोकला खाया जाता है, ढोकला रोड शो नहीं चला जहां गुजराती बहुल एरिया था। वहां प्रधानमंत्री ने पहली बार रोड शो किया लोकसभा में, और 28,000 वोटों से गड्ढा पड़ा वहां पे। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता हिंदू मुसलमान नहीं होती। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है, वो हिंदू स्वराज्य नहीं बोलते थे, हिंदवी स्वराज्य बोलते थे। और हिंदवी स्वराज्य में वही लोग हैं, मुसलमान भी है, पारसी भी है, हिंदू भी है। कि मराठी गुजरात के आगे दबेगा नहीं, आप ये कह रहे हैं? कैसा, कहां दबा था, कब दबा था? अरे क्या बात कर रहे टाइगर, अब बुरा मान जाएंगे आप दोनों लोग महाराष्ट्रियन। अरे एक लड़का साबरमती जेल में वो ठोके पड़े, सारा का सारा आपका मुंबई जो आर्थिक राजधानी है वो तो साहब लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में चली गई है। मेरी बात सुनिए। अरे जिससे कनाडा परेशान है, अमेरिका परेशान है साहब। अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए मेरी। छत्रपति संभाजी महाराज जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। संभाजी जिसने कभी जीवन में संभाजी महाराज ने युद्ध नहीं हारा, और गद्दारों के चलते बलि चढ़ गया मुगलों के हाथ। ये राज्य में जो अभी लोग हैं गद्दारों के लोग हैं, गद्दारों की वजह से महाराष्ट्र झुक रहा है गुजरातियों के सामने। ये चुनाव के नतीजे बता देंगे। ये फिर छत्रपति का महाराष्ट्र उठ के खड़ा होगा, तब जवाब देंगे, तब पता पड़ेगा कि ढोकला कहां चलता है। किसी बात कर रहे हैं आप? आज आपके पास क्या है? सीबीआई, इनकम टैक्स आपके पास है, खोखो से खरीदी हुए लोग आपके पास है, खरीदी हुई सत्ता आपके पास है। सीबीआई, इनकम टैक्स अशोक वानखड़े के पास दीजिए सिर्फ 6 दिन के लिए, और आप बताइए कौन से राज्य की सरकार आपको चाहिए, आपके चैनल पे समर्पित कर दूंगा। चुनाव आमने सामने लड़े जाते हैं। यदि आप ऐसे चुनाव लड़ोगे और ऐसा करोगे, क्या अजित पवार क्यों गए लोगों को पता नहीं है? यहां भी उप मुख्यमंत्री थे, वहां भी उप मुख्यमंत्री है। यहां इज्जत थी, वहां बेइज्जती हो रही है। क्या करें?
1400 करोड़ रुपए जब्त किए हुए थे। क्यों एकनाथ शिंदे गए? एकनाथ शिंदे तो बहुत ही अपने आप को मराठा कहते हैं। एक पीए को क्या नोटिस मिली सचिन को? हाथ पैर लटपटा रह गए, सरेंडर हो गए। किस हिंदुत्व की बात करते हैं? यदि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ जाके हिंदुत्व खराब कर दिया, बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, तो आप अजित पवार के साथ शिंदे क्या कर रहे हैं? कौन से अजित पवार दूध के धुले हैं? तब भी थे और आज भी थे। कोई हिंदुत्व नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो स्थिति और ये स्थिति मत करिए जी। वो तो कुछ भी कर सकता है। देखिए, हमने सरकारी उद्योगपति सुना था, सरकारी संत भी सुने थे, जो सरकार के गोद में बैठ के सरकार की वाही वाही करते हैं। लेकिन सरकारी माफिया पहली बार जन्म लेता हुआ देख रहा हूं मैं इस देश में। वो मेल भेजता है, वो मेल पहुंचता है एक सिटिंग एमएलए और एक एमपी के मंत्री के पास। वो अपने नेता को देता है, क्योंकि उसका नेता उप मुख्यमंत्री है। वो दूसरे उप मुख्यमंत्री को देता है जो गृह मंत्री है। गृह मंत्री होम सेक्रेटरी को देता है। मेल फाइलों में नाचते रह जाता है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, फाइलों में पड़ी रहती है, और शूटर आके गेम करके चले जाते हैं। ये बात है क्या? जी जी। महाराष्ट्र में आप, मुंबई में आप क्राइम कंट्रोल कवर कर चुके हो, ये बात मुझे आपको बतानी नहीं चाहिए। मुंबई में पूछिए सबसे बड़ा भाई कौन? मुंबई पुलिस से बड़ा भाई कोई नहीं है। ठीक है, मुंबई पुलिस के हाथ खोल दीजिए, मुंबई पुलिस के हाथ खोल दीजिए, मुंबई पुलिस सबका जवाब देगी। लेकिन कह रहे हैं कि भले ही गृह मंत्रालय अमित शाह के पास में हो, भले ही साबरमती जेल में जो है लॉरेंस गुजरात में बंद हो, लेकिन मुंबई पुलिस सबसे बड़ा भाई। अगर मुंबई पुलिस चाह जाएगी तो घर में घुसकर मारेगी। इसीलिए मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता था हिंदुस्तान का। खैर, बात करेंगे जिस मुंबई पुलिस ने, टाइगर कह रहे हैं कि जिस मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम की कमर तोड़ दी, छोटा राजन की कमर तोड़ दी, देश से निकाल कर दिया, वो लॉरेंस बिश्नोई से भिड़ेगी, भले ही उसको कोई प्रोटेक्ट करे। खैर छोड़िए, ये सवाल बड़े सेंटिमेंट्स हैं। मैं आ रहा हूं जरा सुधीर जी के पास। सुधीर जी, क्या आपको लगता है कि अभी भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये दो खिलाड़ी अगर एक हो जाए तो फिर कोई ताकत इनको हरा नहीं सकती? और इनके सामने जो लोग खड़े हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने जो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे खड़े हैं, दरअसल ये चेले हैं। दे आर द चेलाज ऑफ द उस्ताद। क्या उस्ताद भारी रहेंगे दोनों अपने चेलों पर? ये मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर दोनों उस्ताद उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने चेलों पर भारी पड़ गए, शिंदे और, तो फिर आपने बाजी जीत ली। उस्ताद अभी भी भारी हैं चेलों पर, क्या चेले भारी हैं? देखो दीपक जी, शरद पवार जब स्पीच देते थे वो हमेशा कहते थे उस्ताद उस्ताद रहता है। और वो तो रेसलिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके तो प्रेसिडेंट रह चुके हो, कहते भी अपने स्पीच में, मैं तो रेसलिंग का प्रेसिडेंट हूँ। बाकी ऐसे बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, मैंने बहुत देखा है उनकी 50-60 साल की राजनीति में। और दूसरी बात, शरद पवार उद्धव ठाकरे ठान ले, दोनों ने ठान लिया, तो मुझे नहीं लगता कि उसके आगे कोई ऐसा बंदा है कि उनके आगे जाके उनको डिफीट करेगा। दोनों की अपील पैन महाराष्ट्र अपील है। दोनों का इमोशनल, काफी बड़ा इमोशनल कनेक्ट महाराष्ट्र के लोगों के साथ है। वो सत्ता रहे, सत्ता न भी रहे, तो ऐसा उनका इमोशनल कनेक्ट है। बाकी शिंदे और अजित पवार, इनको सत्ता इसलिए लोगों का कनेक्ट हो गवर्नमेंट के फंड के थ्रू कर रही है, लेकिन सत्ता चले गई तो उनके सामने कोई, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा लोग उनके घर के सामने आएंगे। उनको भी पता है कि सत्ता है, इसलिए हम लोग हमारे साथ है, सत्ता चले जाए तो लोग चले जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन, ये एक सादा नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। ये महाराष्ट्र की अस्मिता और प्राइड का इलेक्शन है। ये इस इलेक्शन में महाराष्ट्र की विवेक जो बुद्धि रहती है उसकी भी एक परीक्षा है। उसमें दिखेगा कि लोग किस तरफ से अपने सोच और विचार कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में। सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। जो लाडली बहना है उसको 1500 रुपए हर साल, हर महीने मिल रहा है, लेकिन उसका जो बेटा है, उसका भाई, उसको जॉब चाहिए नहीं चाहिए, फैक्ट्री महाराष्ट्र में चाहिए कि गुजरात में चाहिए, वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अभी जो मुझे लगता है, जो किसान है, गन्ना वाला, कपास वाला और सोयाबीन वाला, अभी उसके घर में सब चीजें आ रही है, उसको अभी दाम नहीं मिलेगा, रेट नहीं मिलेगा, तो क्या वो 1500 रुपए से खुश रहेगा कि अपने कपास और सोयाबीन को दाम के वजह से खुश रहेगा? ये भी बहुत बड़ी चीज है। अभी बारिश इतना हो रहा है महाराष्ट्र में, मुझे लगता है कि वेट ड्रॉट डिक्लेयर कर देना चाहिए। इतने किसान मजबूर है ये ड्रॉट, ये पानी की वजह से।
अभी वो चीजें की नहीं, सिर्फ मलमपट्टी टोल माफ कर दो, बंबई का टोल माफ किया, नासिक का क्या हुआ, नागपुर का क्या हुआ, पुणे का क्या हुआ, उन लोगों ने कुछ अपराध किया है कि वहां पे टोल माफ नहीं की, क्यों किया, सिर्फ बम्बई के लोगों का टोल क्यों माफ किया, ये भी सवाल लोगों के दिल और दिमाग में। मुझे लगता है कि इलेक्शन में काफी चीजें चलनी होगी, उसका आंसर ओके। लोग अपने वोटिंग के थ्रू जी देंगे। जी। टाइगर 288 सीटें हैं 288 सीटें हैं, मतलब 300 सीटें समझ लीजिए, 288 सीट्स। क्या आपको लगता है कि 280 सीट में तकरीबन 140 150 150 सीट, क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अगर तीनों मिले, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होता है, कैंपेन ठीक होता है, बेईमानी ज्यादा नहीं होती, और शिंदे का जो पूरा गोल है वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं बांट पाता, उसको रोका जाता है, यानी कुल मिलाकर अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अगर एक साथ लड़ें और अच्छा परफॉर्मेंस दें तो 150 सीटें जीत सकते हैं, बहुमत तक पहुंच सकते हैं इस बार। 180, 180 क्या जिस 180? कंडीशन में सीटें, जिस कंडीशन में आप बोल रहे हैं कि शिंदे पैसा भी नहीं बांट पाएंगे और इनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा और कांग्रेस बहुत तमीज से चुनाव लड़ेगी, इंटरेस्ट से चुनाव लड़ेगी, पार्टी को आगे रखेगी, स्वार्थ नहीं रखेगी, ये सारी चीजें यदि होगी तो दीपक भाई 180 पार, ये लिख लिए मुझे, 100 में कुंदा निपट जाएगा। बाकी दो चीज एक है खासियत कि तो बता दीजिए, दो कारण तो बताइए साहब। लोगों के सेंटिमेंट जिनके पास है, लोगों के सेंटिमेंट सत्ता के विरोध है, डबल इंजन की सरकार के डबल इनकम्बेंसी है। रही 1500 वाली बात, तो मैं अभी पिछले महीने जब महाराष्ट्र के टूर पे था और मैं चंद्रपुर से जब यवतमाळ जिला जा रहा था तो रास्ते में पांढरकौड़ा लगता है, पांढरकौड़ा में एक भाषण था। उसके पहले मैं खेत में कुछ महिलाएं काम कर रही थी, सोयाबीन लगा हुआ था खेत में, तो महिलाएं काम कर रही थी, तो मैं रास्ते में गाड़ी रुक के मैं महिलाओं के पास गया, तो महिलाओं को लगा कि मैं किसी काम से आया हूँ, मुझे पानी वानी चाहिए, तो उन्होंने पूछा बाबू पानी पाहिजेगा, तो मराठी में हमारी जो स्लैंग है विदर्भ का, तो बोले नहीं मावशी असंच भेटायला आलो, मैं ऐसा ही मिलने आया। तो बोला काय आता 3000 रुपये आले अकाउंट मध्ये आणि 1500 रुपये पुन्हा भेटते, बोला 3000 रुपये अकाउंट में आ गए, 1500 रुपये फिर मिल रहे। तो जिन महिला को मैंने पूछा ने हंसते हुए बोला, बोले हाँ 3000 तो आ गए हैं, आप पाहू आता 1500 येते की नहीं येते, मतलब आते कि नहीं आते देखेंगे। तो मैंने कहा फिर मजाच मजा अभी, मैंने कहा तो मजे ही मजे हैं। मैं जब उनको ये बोला तो उस महिला ने तो सिर्फ हंस दिया, लेकिन एक महिला इतनी एग्रेसिवली मेरे पे टूट पड़ी, बोले कायच्या माजेरे म्हणे, तुला माहित आहे का, तुला माहित आहे महागाई किती आहे म्हणे, या 1500 रुपयाला काय होते म्हणे, कवा पाहिलं का म्हणे तुरीची डाळ केवढी महाग आहे, तेल किती महाग आहे, 2 वर्षापासून सोयाबीन घरी पडून आहे म्हणे, सोयाबीनले भाव देत नाही, 1500 रुपये चाट टाका म्हणे, कोणाला नोकऱ्या नाही म्हणे, मोठा आला 1500 रुपये देते म्हणे। उन्हें मराठी जी में जो कहा उसको हिंदी में बताता हूँ, उसने कहा किस 1500 रुपए की बात कर रहे हो, मालूम है दाल की रेट क्या है, तेल की रेट क्या है मालूम है, कभी गए हो मार्केट में, इतने महंगाई में 1500 रुपए से क्या होता है पता है तुम्हें, 2 साल से सोयाबीन घर में पड़ा हुआ है, रेट नहीं है सोयाबीन को, बेटा डिग्री लेके घर पे बैठा था, नौकरी नहीं है, चाटता है कि तुम्हारे पैसे को, फालतू की बात करता है 1500 रुपए। तब से मैंने बोला जी माफी माफ कर, और मैं निकला। ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ खेत में काम करने वाली महिला का। जी जी। टाइगर 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 बड़ी बात कह रहे, टाइगर कह रहे हैं कि सिर्फ मराठी अस्मिता, मराठी वर्सेस गुजरात लॉबी, सिर्फ यही एक सेंटिमेंट नहीं है, किसानों की कमर टूटी हुई है, चाहे वो कपास हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो संतरा हो, जिसके लिए महाराष्ट्र को जाना जाता है, किसी को नासिक बेल्ट के लिए जाना चाहता है, कोई नागपुर का संतरा, ये सब का सब कहीं ना कहीं किसानों को रुला रहा है, किसान की कमर टूटी हुई है, और साथ में मराठी अस्मिता भी जागी हुई है। ये दो चीजें, इसमें एकनाथ शिंदे का पैसा कितना चलेगा, लॉरेंस की बंदूक कितनी चलेगी, या फिर गुजरात और गुजरात लॉबी, अमित शाह का जो चाणक्य नीति वो कितनी चलेगी, देखना होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अंदर की बात आपने बताई। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ सुधीर भाई, समय भी समाप्त हो रहा है। टाइगर 180 तक ले गए शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी को, कि 288 में से 180, और टाइगर ने कंडीशन रखी कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो और कैंपेन ठीक हो, प्लान हो, कोई खटपट ना हो, तो टाइगर को 180 दिख रहा है। 180 का मतलब है अच्छी खासी बहुमत की सरकार बनी। आपको भी लग रहा है कि 180 जा सकते, इफ ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है? देखो दीपक भाई, जैसे अशोक भवन का अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और कैंडिडेट सिलेक्शन प्रॉपर हो गया
और उसके बाद में वोट जो ट्रांसफर है, जिस तरीके से लोकसभा में वोट ट्रांसफर उनका अच्छी तरह से हुआ, वो महायुति का हुआ नहीं, वो हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो खुद का एक अनुमान है, जैसे अशोक पवार ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कम से कम 70 से 80 सीट जीत पाएगी आने वाले विधानसभा में। शरद पवार की पार्टी भी 40 से लेकर 55 तक सीटें जीत सकती है, और उद्धव ठाकरे की पार्टी में उतनी ही सीटें मुझे लगता है कमोवेश जीत सकते हैं। तो वही 160, 170, 180 तक ऐसे नंबर जा सकते, लेकिन वो कैसे चीजें बिठाते हैं, चीजें कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जो लास्ट टाइम थोड़ा गुपअप किया था कैंडिडेट सिलेक्शन में, वो गुपअप नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि नंबर और बड़ा होता लोकसभा में भी उद्धव ठाकरे के और महाविकास आघाड़ी का। मुझे लगता है he will learn from his mistakes and group up in the state assembly election, and he will correct, he will do the some corrective measures also। तो उसकी वजह से चीजें काफी आसान उनके लिए होगी सरकार में बैठने के लिए। तो नंबर बिल्कुल आ सकता है, लेकिन विद डिस्क्लेमर कि दे हैव टू बी परफॉर्म इन अ बेटर वे। जी जी जी। बड़ी बात कही सुधीर सूर्यवंशी ने। इन्होंने कहा कि टाइगर 180 दे रहे थे। सुधीर जी का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक चला तो 160, 160 टू 170, और ये 180 भी टच कर सकता है, 180 भी टच कर सकता है। एक आखिरी सवाल टाइगर से पूछूंगा, समय एकदम समाप्त हो रहा है। टाइगर, आपको क्या लगता है कि जिस दौर में गैंगस्टर अपने वहां पर एक टैटू लिखता है, जय श्री राम लिख देता है, मैं लॉरेंस की बात कर रहा हूँ, गृह मंत्रालय कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई से कोई भी पुलिस उसको रिमांड पर नहीं ला सकती, अगर आपको इंटरोगेशन करना है तो आपको अहमदाबाद आना पड़ेगा। यानी इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम फीलिंग्स हों, या फिर हमने अभी हरियाणा में देखा कि एक अंदर ही अंदर हिंदुत्व का करंट है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और मोदी जी ने जीतने के बाद ट्वीट करी थी कि राहुल गांधी हिंदू समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता है जो हिंदू हिंदू हो रहा है, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, क्या उद्धव ठाकरे एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं? उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस में एक वाहिद ऐसा शख्सियत है जो इस मोदी के हिंदुत्व के वेग को, इस रथ को रोक सकते हैं अगर इनका सही इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि ताश के सारे पत्ते इस वक्त देखें तो इंडिया अलायंस के पास है। शरद पवार जैसा चाणक्य मराठा है, हिंदुत्व का चेहरा भी है, राहुल गांधी एक सेकुलर फेस भी है, सारी चीजें हैं, गंगा जमुना सरस्वती। क्या उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए? देखिए दीपक भाई, हम उद्धव ठाकरे को जबरदस्ती हिंदुत्व के नाम पे शहीद कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार और शिवसेना का हमेशा मराठी मानुस ये सेंटर फोकस रहा है। मराठी अस्मिता इसके लिए सेंट्रल फोकस रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज सेंट्रल फोकस रहा है। हिंदुत्व तो वो जब सेंट्रल लाइन पे आ गए, जब राष्ट्रीय पार्टी बनने का प्रयास किया, तब हिंदुत्व की लाइन। आज भी मराठी सर्वोपरि है। मराठी और मराठी अस्मिता के लिए सब कुछ जायज है जी। ऐसा नहीं कि मुसलमान उनके पार्टी में नहीं है। सवाल ये है, ये चुनाव हिंदुत्व के पे नहीं लड़ा जाएगा, ये चुनाव मराठी अस्मिता पे लड़ा जाएगा। गॉट इट। सुधीर जी, जस्ट वन लाइन आंसर। क्या आपको लगता है कि मराठी अस्मिता जो है वो टॉप प्रायोरिटी है, वो एक कैटलिस्ट है? क्या मराठी अस्मिता इस चुनाव का अंडर करंट है? मराठी अस्मिता नहीं, मुझे लगता है कि देयर विल बी मेनी, इस इलेक्शन में काफी इश्यूज रहेंगे, लेकिन मराठी अस्मिता एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहेगा। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे भी किया था एक थर्ड पार्टी ने, तो उनमें भी एक मराठा प्राइड जो सेंटिमेंट्स है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यह सरकार आने से और उद्धव ठाकरे की सरकार जाने से मराठी अस्मिता को ठेस पहुंची है, और महाराष्ट्र के ऊपर बाहर के लोग ज्यादा प्रेशर हो, कुछ चीजें हो वो कर रहे, एक अंडर जिसे हम अंडर करंट का है और अंडर सेंटिमेंट का, वो बिल्कुल लोगों के दिल में है। जी, मराठी सेंटिमेंट, मराठी अस्मिता का एक अंडर करंट है। टाइगर का कहना है हिंदुत्व से कहीं ज्यादा जो मराठी सेंटिमेंट, जिस तरह से शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, जिस तरह से उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उतारा, पार्टी तोड़ दी, सिंबल छीन लिया, सड़क पर लिया है मोदी और शाह, ये सब ने कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता को एक ठेस पहुंचाई, और वो एक जहन में लोगों के है, ये इनका कहना है। टाइगर 288 में से 180 सीट दे रहे हैं, और हालांकि 23 नवंबर को जब मशीनें खुलेंगी पता लगेगा। इट्स टू अर्ली, अभी तो चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ये कंडीशन टाइगर ने विद कंडीशन कहा है कि 180 जो है, अगर कुछ कंडीशंस रही
हाँ, तो 180 आ जाएगा। और सुधीर जी का कहना है कि 160, 170 इस तरह का उनका एक मानना है। बहरहाल ये बहुत अर्ली है दोस्तों, अभी हम कयास लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी तो अगर हम कहें तो लोकसभा चुनाव से ही चल रही थी। असली लड़ाई तो मुंबई की गद्दी की है। 23 नवंबर को नतीजे हैं और मुझे लगता है कि आज 2 एक्सपर्ट जो है, इनका ये कहना है फिलहाल कि कहीं न कहीं जो एज है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी को है। लेकिन जिस तरह से फ्रीबीज़ चल रही हैं, जिस तरह से पैसा दिया जा रहा है, बर्तन बाँटे जा रहे हैं, तमाम तरह के रोज़गार के जो है वादे किए जा रहे हैं, लोगों के जेब में सीधे पैसा जा रहा है डीबीटी ट्रांसफ़र के थ्रू। ये सारे मुद्दे हैं जहाँ पर लड़ाई मैं कह सकता हूँ कि दिलचस्प है और टाइगर आप और सुधीर जी आते रहिए और हम लोग जायजा लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम टाइगर। थैंक यू सो मच सुधीर जी, आपने समय निकाला। आज आप बहुत बस मसरूफ होंगे, तारीखों का ऐलान हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।